हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। हम आज आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय को। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगी बेटा, हेडिंग रहेगी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। क्या है गॉस की प्रमेय, जान लेते हैं पहले। तो यहां पर लिख देते हैं, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ये बात जरूर है भाई, सिर्फ वैद्युत फ्लक्स से कहना सही नहीं होगा। किसी भी बंद पृष्ठ से जब भी हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, तो कुल वैद्युत फ्लक्स ही निकलता है। ठीक है, अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो अलग अलग भागों से ही निकलता है, लेकिन जनरली आपको कुल वैद्युत फ्लक्स ही निकालना होगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय यही कहती है हम अलग अलग भागों से भी निकाल लेंगे, लेकिन वो टोटल होगा, जितना भी पृष्ठ होगा उस पूरे से होगा। ठीक है, तो यहां से किसी बंद पृष्ठ से, और किस तरीके से होगा अभी हम गॉस की प्रमेय के बाद में कुछ छोटी छोटी बातों पर विशेष चर्चा करेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस बात को ध्यान रखना, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह है गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल 1/ε0 गुणे घेरा या उस पृष्ठ द्वारा, यहां पर क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ द्वारा घेरा कुल आवेश, पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश। यानी कि आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0 या इस तरीके से लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट da इक्वल Q/ε0। मात्रक वही रहेगा आपका जो पहले था। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या था, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक था बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये थी गॉस की प्रमेय। अब इसकी उत्पत्ति भी जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्या है उत्पत्ति गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के लिए लिखते हैं, माना आर त्रिज्या
का एक गोलीय चालक है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। हमने मान लिया कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से, इस तरीके से हमने बना दिया, इस तरीके से हमने बना दिया एक गोलीय चालक जिसका ये रहा केंद्र। अब ये केंद्र रहा और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इसकी त्रिज्या बोले आर है। अब त्रिज्या आर है, अगर हम मान लें बेटा कि इस गोले का अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है। कितना है? डीए है। यदि गोले के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण डी ओमेगा हो। यहां पर हमने क्या बोला कि एक बेटा आर त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। यदि गोले के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए द्वारा या अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण डी ओमेगा हो, यानी कि केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घन कोण। तो घन कोण डी ओमेगा हो, तो यहां इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा इसी कोण को बोलेंगे क्या? डी ओमेगा। क्या बोलेंगे? डी ओमेगा। अगर बेटा इसकी त्रिज्या आर है, अगर इसकी त्रिज्या आर है, ठीक, तो त्रिज्या तो हर जगह बराबर होगी, हर जगह बराबर होगी। तो हमने मान लिया बेटा कि इसके पृष्ठ का जो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहां पर कोई बिंदु है P। क्या मान लिया? बिंदु P है। ये भी मान लेते हैं। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है। अब एक बिंदु हमने P मान लिया, तो बेटा प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बिंदु P पर देखेंगे तो कितनी आएगी? बोले E इक्वल एक बिंदु आवेश के कारण, वही लगा दीजिए, तो K Q Y R स्क्वायर, K Q Y R स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र बेटा किसके कारण है? बोले प्लस के कारण। तो प्लस के कारण तो इसकी दिशा भी तो होगी। जी हाँ, प्लस कहता है भैया हमसे दूर की ओर, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र तो दूर की ओर हो गया। अब प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर हो गया, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है, वो क्षेत्रफल सदिश है, मान लेते हैं बेटा क्षेत्रफल सदिश DA है, वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो यहां पर तब जरा देखना बेटा, हमने यहां मान लिया कि क्षेत्रफल सदिश जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। अब यहां पर अगर हम आपसे बोलें कि बेटा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है, आपने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र है,
अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है तो ये जो छोटा सा अल्पांश, छोटा सा नन्नू सा ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इससे कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, इससे कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी। जी हां, गुजर रही होंगी। तब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पर लिखेंगे तब इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वैद्युत फ्लक्स भी नन्नू सा होगा, छोटा सा होगा। भैया क्षेत्रफल छोटा सा है, क्षेत्रफल छोटा सा है, वैद्युत बल रेखाएं कम गुजरेंगी, वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा। लेकिन अगर यही क्षेत्रफल बड़ा होता, वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा से ज्यादा गुजरती। तो अभी जब क्षेत्रफल छोटा सा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा है, इसलिए हमने डी फाई ई इक्वल कितना होगा, बोले ई डॉट डी ए हमने पढ़ा था, ई डॉट डी ए पढ़ा था। ठीक है, अब बोले कि ये तो सही है। अगर हम आपसे बोले कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, नीचे लिखेंगे अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं फाई ई होगा। या मानने की कोई जरूरत नहीं, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। डी फाई ई का समाकलन कितना होगा, फाई ई हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या, बोले समाकलन कितना होगा, तो ई डॉट डी ए, इतना ही तो होगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बेटा, ई की वैल्यू रख देते हैं, पहले तो इसका डॉट हटाते हैं, तो क्लोज इंट्रीकेशन ई डी ए कॉस थीटा आएगा, आएगा कि नहीं। ई की वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहां से फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, क्लोज इंट्रीकेशन ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है के क्यू वाई आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अच्छा हम पढ़ चुके हैं कि बेटा ये जो इतना पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं क्या, डी ओमेगा। इसी को क्या कहते हैं, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, बोले अभी पढ़ा डी कॉस थीटा वाई आर स्क्वायर। तब क्या होगा, तो यहां से आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल क्लोज इंट्रीकेशन के क्यू और डी ओमेगा, के क्यू डी ओमेगा। यहां से के क्यू बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि समाकलन उन्हीं का होता है जिनके मान में परिवर्तन होता है, उसका समाकलन नहीं होता है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से के आपका कांस्टेंट है, क्यू आपका एकदम बढ़िया से रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो दोनों को बाहर निकालिए, के क्यू क्लोज इंट्रीकेशन आपका क्या, डी ओमेगा। डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो डी ओमेगा की वैल्यू होगी कितनी होगी, 4 पाई। अच्छा ये तो हो गया भाई 4 पाई। अब बोले अभी तो गॉस की प्रमेय, हमें तो ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, तो क्या, चलिए के की वैल्यू होती है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
के इक्वल कितना होता है 1/4πε0, तो रख दीजिए। तो फाई ई इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 4π। बेटा ये 4π थे और ये भी तो 4π हैं, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए बेटा चले गए। बचा क्या? जो बचा वही तो आपका आंसर है, फाई ई इक्वल क्या Q/ε0। ये बढ़िया सी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप लोगों ने गॉस की प्रमेय और उसकी उत्पत्ति को सीखा है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।